हमारे साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जुड़ रहे हैं। मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊँगा और अमेरिका से वो हमसे जुड़ रहे हैं, आ गए हैं। इसके अलावा जैसा कि अभी बता रहे थे कि ये बहरी जहाज उस वक़्त से समुद्र में है जब से अमरीकी बहरिए की तामीर का ऐलान जनवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले किया गया था। तो लगातार वो वहाँ पे हैं और इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ पे आ रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं और जियोपॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी उन्हें हम देख सकते हैं और इसके अलावा आलमी सतह पर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है और इस वक़्त वो यूएस में ही है, अमेरिका में। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और सबसे पहले आफ्ताब कमाल पाशा साहब यही सवाल किया जाएगा कि इस वक़्त अमेरिका की क्या सूरत-ए-हाल है? क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें वहाँ से आ रही हैं, लेकिन उसपे तस्दीक या मुसद्दक़ा उसको हम कैसे मानें? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये वहाँ से रिपोर्ट आ रही कि चंद दिनों का वहाँ पे फ्यूल बचा है। उसको लेकर के वहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे हमारा कब्ज़ा है। बड़े-बड़े और वायदे जो है या बातें कही जा रही। तो आपका क्या जायज़ा है? पाशा साहब। जी, शुक्रिया मुमताज साहब। आप कई सवाल उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ जो चर्चा हो रहा है, दो तीन है। एक तो जो अब्राहम लिंकन अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है अरेबियन सी में, उसमें यहाँ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कम से कम 50 से 60 सेलर्स जो है वो खुदकशी करने की कोशिश कर रहे पिछले 3 महीनों में। 50 से 60 जो आंकड़े बताए जा रहे हैं और उसमें से 4 को जो पानी में गिर गए थे उनको बचा लिया गया है और चारों के चार उनके रिश्तेदारों का इंटरव्यू यहाँ वायरल हो रहा है और वो सेक्रेटरी ऑफ नेवी जो हेड होते हैं नेवी के, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को जल्द से जल्द घर लाने की कोशिश करें क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। वो दिमागी हालत उनकी इतनी खराब है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और वो लगातार 5-6 महीने से ड्यूटी पे लगे हुए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको बहुत लंबे अरसे तक ड्यूटी पर रखा जाता है, घंटों-घंटों, 10-12 घंटे, 18 घंटे वगैरह। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ शिकायत कर रहे हैं इनके फैमिली मेंबर्स कि वहाँ टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे हैं, शावर्स काम नहीं कर रहे हैं और खाने के लिए लंबी-लंबी कतारें होती हैं क्योंकि 5,000 लोग रहते हैं उस हवाई जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर में। तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि उनका खाने-पीने का सामान पहले जो है बहरीन से लाया जाता था। चूँकि अब वहाँ नाकाबंदी हुई है, ईरान हॉर्मुज़ बंद कर दिया है, तो अब बड़ी मुश्किल से वो दूसरी तरफ से ला रहे हैं। ये एक आंकड़ा जो मैंने पढ़ा, तो वो नाश्ते के लिए कम से कम 12,000 अंडे चाहिए उनको, लेकिन मिल रहे हैं सिर्फ 4 या 5,000। तो इतनी किल्लत हो गई है उनको खाने-पीने की और बहुत परेशान हैं लोग ये सब लेके। लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं यहाँ और इसको सप्रेस किया जा रहा है। तो ये काफ़ी मोरल उनका कम हुआ है और वो ये भी बता रहे हैं कि ईरान के हमले से जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है उस एयरक्राफ्ट कैरियर को। हालाँकि अभी भी वो पानी में तैर रहा है, एक्शन में है, लेकिन वहाँ से हवाई जहाज भी बमबारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान भी हुआ है बोल के उभर के आया। हालाँकि अमेरिका के ऑफिशियल एजेंसीज़ उसको डिनाई कर रहे थे। एक तो ये हुआ और इस पे जो है इनके डिफेंस सेक्रेटरी जो पीट हेग्सेथ हैं,
उन्होंने भी टिप्पणी करने से सेनेट में इनकार कर दिया कि ये वक्त नहीं है इस पे बातचीत करने के लिए। तो ये एक मसला काफी लोगों को यहाँ परेशान कर रहा है और दूसरे चैनल्स में भी इसके डिटेल्स आ रहे हैं धीरे धीरे, बोल के लोग परेशान हैं इसकी वजह से। और दूसरी वजह ये दूसरा मसला जो आप उठाए, तेल। देखिए, तेल की कीमतें तो यहाँ बढ़ रही हैं, 40 से 45% डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। लेकिन जो है यहाँ 70 या 75% गाड़ियां जो अमेरिका में है, जो इतने बड़े विशाल देश में ट्रांसपोर्ट का निजाम चलता है, खाने पीने की चीजें, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, हर एक खिता में वो डीजल इस्तेमाल किया जाता है। तो वो $5.5 हो गया है, जो कि 55% ज्यादा हुआ है 28 फरवरी से। तो लोग इससे काफी परेशान हैं, क्योंकि वो यहाँ की बड़ी गाड़ियां होते हैं, ट्रक्स बोलते हैं उनको, एक आदमी भी चलाएगा तो वो लेके जाएगा, और एग्रीकल्चर के लिए भी काफी इस्तेमाल होता है डीजल। तो इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, और लगातार हर दिन, हर लम्हा जो है, अगर आप देखें तो इसका भाव बढ़ रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और जहां तक उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व, वो धीरे 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 रिलीज कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। तो अब घट के जो है 280 मिलियन डॉलर बैरल्स हो गया है, बोल के यहाँ के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिससे जिसमें 120 जो है वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि गहराई के अंदर, कुएं के गहराई के अंदर है, और वो सख्त हो गया है, तो उसको किसी भी तरह निकाल नहीं सकते। तो 280 में से अगर आप 120 मिलियन बैरल निकालते हैं, तो उनका जखीरा जो है बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है। तो यहाँ एक्सपर्ट्स परेशान हैं कि खाड़ी में जो 20% तेल आता है, बाबल मंदब से भी जो सऊदी का तेल आ रहा था, उस पर भी पाबंदी है हुतियों की तरफ से। तो तेल की कीमत बढ़ी ही नहीं, लेकिन किल्लत भी आने की संभावना है, अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदब बंद रहता है या आने जाने रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं। तीसरा ये है कि लगातार ट्रम्प की पॉपुलैरिटी जो है कम होते जा रही है, घटती जा रही है, और वो एक किस्म के मतलब जोकर की तरह यहाँ पेश किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज में भी जो है उनके खिलाफ जो बोलने वाला है, उनको भी धीरे धीरे बुलाया जा रहा है डिस्कशन में, जो कि रियलिटी क्या है ईरान में, क्या सचमुच अमेरिका हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है, जैसा ट्रम्प लगातार सोशल ट्रुथ पे बताते हैं या इंटरव्यूज में बताते हैं, या स्टील की तरह ब्लॉकेड ईरान का लगाए हैं, जहां से एक भी ईरान का जहाज या कोई भी जहाज वहां से नहीं जा सकता बोल के। तो ये बिल्कुल झूठ जो हर दिन बोल रहे हैं, इस पे जो है काफी तनकीद हो रही है, और उनका जो इमेज जो है, सिर्फ यही ही नहीं, और लोग परेशान हैं कि इससे दुनिया में भी जो है अमेरिका का रुतबा, अमेरिका का इमेज इतनी बुरी तरीके से खत्म हो गया कि अभी भी कोई देश उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हॉर्मुज खोलने में हो, या ईरान के मसले पे हो, या तेल के मसले में हो, या कोई भी मसले पे सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार है। जहां तक गाजा का मामला है और लेबनान का मामला है, तो अब साफ हो गया है कि नेतन्याहू जो यहाँ आए थे पिछले हफ्ते, वो भी इनकार कर दिया है ये ट्रम्प के पीस प्लान को वहाँ, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो आनी थी उसके ऊपर भी। और यहाँ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इजराइल के इलेक्शन तक अक्टूबर में कुछ प्रयास होने वाला नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू बता रहा है कि हमने हमास को खदेड़ दिया, हमने गोलान को पुता कर लिया, और झंडा लहरा रहा है गाजा में और गोलान में और लेबनान में बोल के। ये इलेक्शन में जीतने के लिए ये सब यहाँ इजराइल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ट्रम्प चुपचाप है और कुछ कर नहीं पा रहा है लेबनान में, गाजा में।
और इजराइल के नेतन्याहू की हरकतों से। सो ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं। जैसा आप कुछ और सवाल हो तो मैं तस्वीर करना नहीं, चाहता हूँ, बिल्कुल लेकिन एक बड़ा बिल्कुल पाशा साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि ईरान की क्या पॉलिसी होगी। ईरान ने कहा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, ये उनकी तरफ से। और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिर तो स्टेट ऑफ हुर्मुज 2029 तक नहीं खुलेगा, क्योंकि ईरान जब बातचीत नहीं करेगा और ईरान का कंट्रोल वहां पे, फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज नहीं, स्टेट ऑफ बाबुल मंदब भी शिकंजे में आ गया है। तो और तीसरी चीज जो बहुत तजिया निगारों से ये अब आ रही है, और रिपोर्ट भी, कि ईरान अब बहरैन पे कब्जा करेगा और अपनी कब्जे वाली पॉलिसी पर अब वो सिर्फ जो है वो डिफेंस नहीं करेगा बल्कि अटैक भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। इस मूड में आ गए और नए सुप्रीम लीडर की यही पॉलिसी है। क्या इसमें हम माने कि ईरान कुछ ऐसा करेगा? हमा- कि मैं तारुफ जो करा दूं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ गए हैं, और वो गाड़ी पे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन साहब जो वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, 35-40 साल का भरपूर तजर्बा है उनका, और मिडिल ईस्ट पे अथॉरिटी एक तरह से इनकी, जिस तरह से देखते हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। पाशा साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं कैप्टन साहब से एक रिएक्शन। जी। जी, तो जो भी ईरान के वजीर खारजा राची ने कहा है 5 पॉइंट्स उनके कि ईरान को बाइज्जत ट्रीट करना है, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सैंक्शंस को लेके, फ्रोजन असेट्स को लेके, और दूसरी चीजें जो उन्होंने कहा था और रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात यह है कि अब ईरान ये अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, और बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान धोखा दिया था, एक नहीं 2 बार, 3 बार, कई बार। तो ये भी काफी चर्चा में है यहाँ के न्यूज़पेपर्स में, और फॉक्स न्यूज में भी रेगुलरली बता रहे हैं ईरान के नए डिमांड्स क्या है बोल के। और देखिए, इससे जुड़ा हुआ मसला ये है कि जो यहाँ तजिया नगार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और टीवी चैनल्स पे जो बोल रहे हैं, दो बड़ी बातें उभर के निकल रही हैं। एक तो सीक्रेटली अमेरिका तैयारी कर रहा है कि ओमान में तख्ता पलटने की। वहाँ ओमान अब उनके नजरों में बहुत ही स्ट्रेटेजिक वैल्यू अक्वायर कर लिया है, और ये जो सेंट्रल कमांड के एडमिरल हैं, अ, उन्होंने साफ कह दिया कि अभी बमबारी करने से कुछ फायदा नहीं है। और जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केन, उन्होंने भी कहा है कि बमबारी से हमारा कुछ और फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से, और तीसरा मसला ये है कि उनके पास पैट्रियट और थर्ड और क्रूज और टमाहॉक मिसाइल्स की भी कमी है। तो इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए अब नई पॉलिसी या नई थिंकिंग जो आ रही है, वो दो चीजों पर निर्भर है। एक, यहाँ बयान किया जा रहा है कि ईरान और ओमान के साथ जो बातचीत हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, उसको फाइनलाइज हुए तक अमेरिका कुछ नहीं करेगा। और जब फाइनलाइज हो जाता है तो वहाँ गड़बड़ी करके, वहाँ सुल्तान जो हैं उनका तख्ता पलट के वहाँ कोई ऐसी हुकूमत लाने की साजिश रची जा रही है जो अमेरिका की बात मानेगी। क्योंकि अब ईरान पे हमला करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईरान धमकी दिया है कि अगर हमला करते हैं तो पूरे खाड़ी के इलाके में वो पावर प्लांट्स और डिसलिनेशन और ऑयल गैस के फैसिलिटीज को उड़ा देंगे बोले। तो इससे खाड़ी के देश भी परेशान हैं। तो अब ये नई साजिश रची जा रही है। और चूंकि ऑलरेडी वहाँ मसीरा और दूसरे दो
बेसिस पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग फैसिलिटीज हैं वगैरह, उनको जो 6-7 हजार फौज अमेरिका की जो है वहां भेज के वहां तख्ता पलटने की बात हो रही है। और एक बार उनकी हुकूमत या उन्हें वेनेजुला जैसी कठपुतली हुकूमत ओमान में मस्कत में आती है, तो उसके जरिए जो है ईरान पे खाड़ी के हॉर्मुज में दबाव डालने का और ईरान की बात हो रही है। इसके साथ ये भी बात हो रही है कि खार्क को लेना वहाँ खतरा है, इसलिए कि ईरान के 90% से ज्यादा तेल आता है और उसको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं जंग में। उसके बरक्स ये अबू मूसा और ग्रेटा और लेसर तुम जो यूएई के थे 71 से पहले, जब बरतानिया ने यहाँ से विड्रॉ किया तो ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया, तो उसको दोबारा लेने की बात भी हो रही है। ये दो चीजों पे हो रही है अमेरिका की तरफ से। और जैसे कि आपने कहा ईरान भी कुछ चुप नहीं है इस मसले में, वो भी कुछ तैयारी कर रहा है बहरैन के मामले में और इमारात के मामले में भी। तो देखना होगा कि कौन पहल इसमें करता है और कहाँ तक इसको सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कब्जा करते हैं अमेरिका या ईरान तो उनको कंट्रोल में रखना और सप्लाई लाइंस जारी रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, दिक्कत की बात होती है। क्या अगर ओमान पे इनका दबदबा हासिल हो जाता है अमेरिका का, क्या वहाँ के लोग चुप रहेंगे या चुपचाप सहेंगे अमेरिका के तसल्लुत उनके मुल्क के ऊपर? तो ये बड़ा मसला हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका कर सकता है, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है ईरान के खिलाफ फिलहाल मिलिट्री कार्रवाई करने की, बमबारी करने के सिवा और कुछ नहीं है और कुछ हासिल नहीं हो रहा बमबारी से, हवाई जहाज के बमबारी से। तो और इसराइल भी इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहता है फिलहाल, चूंकि इलेक्शंस हो रहे हैं और उनके पास हथियारों की भी कमी है। तो इस लिहाज से जो है ओमान के ऊपर दबाव डाल के वहाँ कुछ करने की प्लानिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ट्रम्प गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई भी समझौता हो जाए बोल के, तो शायद उनको डाइवर्ट करने के लिए और जो उन्होंने फ्रांस में कहा था जब G7 मीटिंग हुई, जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं जो 1929 में रिसेशन और डिप्रेशन हुआ था उसको बचाने के लिए एमओयू साइन कर रहा हूँ। तो अब जो है 1.5 महीने के ऊपर हो गया है, तो अब तेल की किल्लत और गंभीर होती जा रही है। तो रिसेशन की तरफ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसमें खींचे जा रही है और तेल की किल्लत से कीमतें भी $90 से ज्यादा हो गई हैं और ये किल्लत और गंभीर होगी और रिसेशन की तरफ भी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसमें खींची जा रही है। जी, मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। जी बिल्कुल तो ये सही है और पूरी दुनिया में एक किल्लत है, एक परेशानी बढ़ सकती है और जब से ये खबर आई है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को नहीं छोड़ेगा, उसके बाद से और ज़्यादा परेशानी हमारे साथ। तो फिर हम हाज़िर होंगे, देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफ़िज़।